हेलो बच्चा, आज के इस लेक्चर के अंदर ये बेसिकली सेकंड पार्ट है मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करने का, क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर। अभी से पहले हम क्वेश्चन 21 कर चुके हैं, मतलब सेक्शन ए और बी को बेटा हम कर चुके हैं। आज हम सेक्शन सी की बात करेंगे। तो देखो बच्चा, 22 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोलता है? नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज यूज टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों का ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज वीक इलेक्ट्रोलाइट का कौन बताता है? कोलार्श लॉ बताता है। ठीक है, इजी लॉ है और इम्पॉर्टेंट लॉ भी है, पेपर में बहुत बार पूछता है। पूरा नाम क्या है? कोलार्श लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन दोगे बच्चा, तो आपके पास डेफिनेशन क्या कहती है? द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखो या फिर एट जीरो कंसंट्रेशन लिखो, एक ही बात है बेटा। ठीक है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयन। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन इजी है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसने बोला है द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द NH4Cl, NaOH और NaCl। देखो आपको क्या दिया है? NH4Cl का दिया है 129.8, आपको NaOH का दिया है 248.1 और आपको NaCl का आपको दिया गया है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास यूनिट है। ठीक है, इसने बोला है आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NH4OH के लिए। देखो आपको जितनी वैल्यू दी है बच्चा, ये सारी किसकी है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। यहाँ पर आपको क्या करना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना है। वो कैसे करते हो? सम प्लस माइनस करके करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए क्या क्या है? आपको NH4OH चाहिए। अब देखो NH4OH कहाँ मिलेगा? NH4O आपके पास यहाँ है, OH यहाँ पर है, मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास तीन इक्वेशन है, अगर आप पहले और दूसरे को ऐड करते हो बच्चा, आपके पास NH4OH आएगा, लेकिन साथ में NaCl भी आएगा। तो उसके लिए फिर क्या करोगे? थर्ड वाले को माइनस करोगे। ठीक है, और डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर सब बच्चे सही करके आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, 3 को माइनस करेंगे, तो मतलब 129.8 प्लस 248.1 माइनस में 126.4 करके आपके पास आंसर निकल रहा था। जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 251.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सेकेंड बी क्वेश्चन, बी वाला पार्ट देखो, इसके साथ बी वाला पार्ट क्या कहता है? बी वाला पार्ट में पूछता है इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन इज 37.725 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बताना है। देखो बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नोट के इक्वल होती है। अब लैम्डा एम नोट हमने निकाला है, कितना निकला था पिछले क्वेश्चन के अंदर? 251.5 निकला था। अब देखो लैम्डा एम कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? 37.725 दिया है। सिर्फ आपको डिवाइड करना था, आंसर निकल कर आएगा 0.15 आपके पास, मतलब 15% क्या हो रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास हो रहा है। ये आपके पास आंसर था। अब देखो 23rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23rd के अंदर पहले पूछता है राइट द टू एडवांटेज ऑफ द फ्यूल सेल। अब देखो दो एडवांटेज लिखनी है। ये इवनिंग शिफ्ट का भी में भी यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, हमने पढ़ा भी है। एक तो पॉल्यूशन फ्री होता है, या फिर आप दूसरा लिख सकते हो कि इसका जो लाइफ टाइमर है बेटा, लाइफ टाइम वो इनफाइनाइट होता है या लॉन्गर आपके पास होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पास रहता है। आगे कहता है वाई द सेल पोटेंशियल ऑफ द मर्करी सेल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इट्स द लाइफ स्पेन। ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन आपके पास चेंज नहीं होती। आप लिखोगे यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती तो यहाँ पर बेटा कोई भी आयन नहीं बनता है, मतलब कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। इसीलिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। ठीक है, बहुत डिटेल में हमने इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर में भी इसका जिक्र किया था। थर्ड क्वेश्चन देखो, मेंशन टू प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द कोरोजन ऑफ द आयरन।
आपको आयरन के कोरोजन के लिए प्रिवेंशन बताना है, मतलब आपको क्या बताना है बेटा, रेमेडीज आपको बतानी है। तो पहला क्या हो सकता है, बैरियर प्रोटेक्शन आपके पास हो सकता है, दूसरा आपका गैल्वनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी था क्योंकि ये 10th क्लास के अंदर भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछता है, इसने बोला है mention the reaction involved in the conversion of sodium chromate to potassium dichromate। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिकली प्रिपरेशन ही आपसे पूछी गई है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ पूरी रिएक्शन को। देखो आपके पास क्या करते हैं, हम क्रोमाइट से पढ़ लेते हैं, क्रोमाइट ओर से बात कर लेते हैं कि क्रोमाइट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके पास कैसे बनता है। देखो बेटा पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, FeCr2O4 आपके पास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइट ओर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पर बेस डालते हैं NOH प्लस में O2 डालते हैं, तो क्या बनता है आपके पास Na2Cr O4 बनता है, प्लस में Fe2O3 प्लस में वाटर बाहर निकल जाता है। और ये जो Na2Cr O4 होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन भी याद रखनी है, पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछी जा चुकी है। अब हमारा क्वेश्चन इस पेपर में कहाँ से सॉल्व होता है, इसी सोडियम क्रोमेट से शुरू होता है कि सोडियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे बनाएंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, ये Na2Cr O4 सोडियम क्रोमेट है, इसके अंदर सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा सबसे पहले, मतलब Na2Cr2O7 बनेगा और Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस पानी है वो आपका बाहर निकल जाएगा क्योंकि आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। ठीक है, यहाँ पर सल्फेट आयन थे। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट आपके पास बना है, तो थर्ड स्टेप के अंदर Na2Cr2O7 जो बना है, इसके अंदर हम KCl डालते हैं क्योंकि हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। यहाँ क्या बना है, सोडियम डाइक्रोमेट बना है, तो सिर्फ हमने KCl को डाला, इसने सोडियम आयंस को रिप्लेस किया, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन आपके पास बन जाएगा, प्लस में NaCl आपका बाहर हो जाएगा। तो ये आपका पूरी प्रिपरेशन होती है, इसके तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है भाई इससे पहले। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं, 20 इसको रब कर देती हूँ फटाफट से, 24th के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, इसने बोला है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंजेस ऑन द चेंज इन इट्स पीएच। बेटा इसने क्या बोला है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 जो आपके पास होता है, इसके अंदर अगर मैं आयंस की बात करूंगी, कौन से आयन है, डाइक्रोमेट आयंस है। अब इसने बोला है इसका जो कलर है वो चेंज होता है जैसे जैसे हम पीएच को चेंज करते हैं। अब पीएच को चेंज करने का मतलब क्या है कि हम एक बार तो एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं बच्चा, और एक बार हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो आपके पास डाइक्रोमेट आयन होते हैं, मतलब K2Cr2O7 होता है, ये हमेशा क्या करता है, एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो और इसका कलर कैसा होता है, अगर आपने लैब में भी काम किया है बेटा, तो इसका ऑरेंज रेड कलर आपके पास होता है। तो ये हमेशा क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम में आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अलग अलग पीएच पे काम करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मीडियम को चेंज करना पड़ेगा। मतलब जो एसिडिक मीडियम है, इसका मीडियम हमें बेसिक करना पड़ेगा, मतलब एल्कलाइन मीडियम हमें करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये अपनी एल्कलाइन मीडियम के अंदर जाता है, मतलब Cr2O7 के अंदर जैसे ही आप पानी डालते हो बेटा, तो आपके पास CrO4 2 नेगेटिव बनता है, मतलब आपके पास क्रोमेट आयन बनते हैं और आपके पास 2 H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। ठीक है, पहले कैसा कलर था, ऑरेंज रेड कलर आपके पास था, लेकिन जैसे ही हाइड्रेशन कराया आपने, मतलब जैसे ही इसका एल्कलाइन नेचर बनाया बेटा, तो आपके पास क्या बन रहा है, क्रोमेट आयन आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, क्रोमेट आयन का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। मतलब जब आपने यहाँ पर बेसिक मीडियम की बात करी, मतलब पीएच जब 7 से ज्यादा होगी तो ये येलो कलर का होता है, और अगर पीएच आपके पास 7 से कम होगी बच्चा, तो आपके पास ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो आपको इसी चीज को एक्सप्लेन करना था, क्योंकि इसने अलग अलग पीएच पर बात करी है कि अगर आपने पीएच को चेंज किया तो कलर चेंज हो गया। तो कैसे चेंज हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करना था, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो सी पार्ट, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है। इसने बोला है नेम राइट द नेम एंड द सिंबल ऑफ लैंथेनॉइड व्हिच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इवनिंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है। +4 कौन करता है? सीरियम सीरियम आपके पास करता है, जिसका सिंबल क्या होता है? Ce। नाम क्या है? सीरियम आपके पास है। ठीक है, तो 25th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये जो हौच पोच हो गई है उसको हम लोग रब कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। फर्स्ट पार्ट आपके पास इसने बोला है आपके पास टाइटेनियम +4 है, वो आपके पास कैसा है? कलरलेस है। लेकिन वेनेडियम +4 है, वो आपके पास कलर्ड होता है। क्यों होता है यही आपको बताना है। देखो बच्चा, किसकी बात की है? टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की, वेनेडियम 4 पॉजिटिव की। ठीक है, अब टाइटेनियम 4 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 3d0 आपके पास है। वेनेडियम 4 पॉजिटिव का मतलब कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना बचेगा? 3d1 बचेगा। अब देखो, अगर 3d0 है मतलब अंदर वाले सारे आपके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, यहाँ पे डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब किसी भी तरह का डी ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि यही आपका कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस आपके पास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो आपके पास D1 है, मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, तो इसीलिए क्या होगा? डी ट्रांजिशन आपके पास होगा बच्चा। और अगर डी ट्रांजिशन होगा तो आप क्या बोलोगे कि ये कैसा होगा? कलर्ड आपके पास होगा। ठीक है, यही आपको यहाँ पर आंसर देना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने पूछा है आपसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपके पास है, वो काफी हाई होती है। अब ध्यान करो, जब भी हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्वेश्चन करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होते हैं, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चा बहुत ज्यादा आपके पास है, लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एटम्स के बीच में कैसी बॉन्ड बनता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एंथैल्पी क्या रहेगी एटमाइजेशन की? आपके पास एटम्स के बीच में, अगर एटम्स के बीच में आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो यही रीजन आपको यहाँ पर देना था। ठीक है, इसका अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 25th का थर्ड पार्ट आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, इसने बोला है ऑल दो बोथ हैव द D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपके पास क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, ये भी D4 है, मैग्नीज 3 पॉजिटिव है, ये भी आपके पास D4 है। लेकिन क्रोमियम वाला है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मैग्नीज वाला है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। बात समझ में आ रही हो? इसी का आंसर देना है बच्चा। ध्यान से देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? ये ऑक्सीडेशन करता है इजीली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? कि ये रिडक्शन करता है। इसका मतलब Mn3 पॉजिटिव को क्या करना चाहिए? Mn2 पॉजिटिव के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और क्रोमियम 2 पॉजिटिव को क्रोमियम 3 पॉजिटिव में चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि जब ये इजीली ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब अपनी हायर ऑक्सीडेशन नंबर पर जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाएगा, तभी तो आपके पास अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और मैग्नीज अगर अपना रिडक्शन करेगा, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन की तरफ अगर ये जाएगा, तभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। बस आपको इसी चीज को प्रूव करना था। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? देखो, अगर हम Cr आपके पास क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होती है? 3d5 4s1 होती है बच्चा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो क्या बना? D4 बना। 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना? D3 बना। मतलब क्रोमियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 होती है, मतलब T2g3 होती है, जो कि क्या है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये कहाँ जा रहा है बच्चा? ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ अगर अचीव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फटाफट से उसी रिएक्शन के अंदर होना पसंद करेगा। समझ आई बात? तो इसका मतलब आपके पास क्रोमियम 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव में इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है बच्चा।
ठीक है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रही है। अब देखो ऐसे ही मैंगनीज़ का चेक करते हैं, जब हम मैंगनीज़ का बात करते हैं +2 की, तो ये आपके पास कितना होता है, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, जो कि आपके पास फिर से क्या है, हाफ फ़ील्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ज़्यादा स्टेबल आपके पास होती है। तो आप क्या बोलोगे कि Mn3 पॉज़िटिव भी Mn2 पॉज़िटिव में जा रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मैंगनीज़ +3 है, वो आपके पास क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, वो आपके पास एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है, समझ आया? इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना था यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का और पार्ट आपके पास है, इसके और पार्ट में देखते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन बेसिकली आपसे पूछा है, ठीक है, और बैलेंस करना भी पूछा है। बैलेंस तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, हम कंप्लीट द रिएक्शन देख लेते हैं। देखो बच्चा, आपके पास MnO4 नेगेटिव है। जब भी Mn आपके पास यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया है, Mn हमेशा, मैं जब भी आपको क्वेश्चन कराती हूँ तो हम हमेशा बोलती हूँ कि आपको ध्यान में रखना है कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर Mn आपको +7 में दिया है तो ये हमेशा Mn+2 में जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, Mn+2 बनेगा। और अगर आपके पास C2O4 2 नेगेटिव है, आपके पास ऑक्सलेट आयन है, तो हमेशा क्या बनता है, CO2 प्लस में पानी है वो आपका निकलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगी, पहली रिएक्शन हो जाएगी। अगला देखो, आपके पास क्रोमेट आयन है, प्लस में Fe2 पॉजिटिव है। अब देखो क्रोमेट आयन हमेशा किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके पास Cr3 पॉजिटिव में होते हैं। और फेरस आयन, Fe2 पॉजिटिव क्या है, फेरस, दूसरा क्या एग्जिस्ट करता है, फेरिक करता है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा, H और O एक्स्ट्रा है, मतलब पानी आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगला देखो, आपके पास MnO4 नेगेटिव है, फिर से MnO4 नेगेटिव किस में जाता है, हमेशा Mn2 पॉजिटिव में जाता है। I नेगेटिव हमेशा बच्चा I2 के अंदर जाता है। बचेगा क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बच रहा है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वोटर बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आप यहाँ पर एक बार यहाँ 2 लो, 2 आपके पास मैंगनीज हो जाएंगे। आपके पास इधर 5 ये होंगे तो 10 ये जाएंगे, 8 ये होंगे, इधर आपके पास कितने जाएंगे, 16 जाएंगे। ठीक है, आप इसको बैलेंस बहुत अच्छे से कर सकते हो आराम से। बैलेंस तो अब तो बच्चों का खेल है इस क्लास में आने के बाद, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होते हो। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है आपके पास CH3 होल थ्राइस कार्बन, इधर Br है, इधर आपके पास होल सेम चीज है, कार्बन के साथ आयोडीन है। इसने बोला है SN1 की तरफ में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है वो बताना है और क्यों होता है। देखो आपको दिया क्या है, सब कुछ सेम दिया है, फर्क किसमें है, ब्रोमीन और आयोडीन में फर्क है। तो आपको यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है, आपको किस पे बात करनी है, लिविंग ग्रुप पे बात करनी है। अब देखो ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है बच्चा या आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपके पास आयोडीन का साइज बड़ा है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास है। तो बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से यही आपके पास क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव आपके पास होगा, ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव आपके पास होगा। ठीक है, तो आप रीजन भी दे सकते हो, आंसर भी आपको पता चल गया। अगला देखो, डिफाइन द रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द टू इनएंशियोमर्स, ये आपकी डेफिनेशन होती है। आगे देखो, व्हाई द क्लोरोफॉर्म इज कैप्ड विद द बोटल्स कंप्लीटली फिल्ड इन द डार्क। देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, वो आपसे इवनिंग शिफ्ट के पेपर में पूछा था बच्चा, अगर आपने सॉल्व किया है। वहां क्या बोला था, वहां बोला गया था कि क्लोरोफॉर्म अगर आपके पास एग्जिस्ट करती है, मतलब अगर उसको एयर में डाल दें, मतलब O2 के साथ अगर रिएक्ट कर दें, तो वो एक किस तरह की गैस को इवॉल्व करेगी। तो वहां पर हमने आंसर दिया था कि वो COCl2 को रिलीज करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोस्जीन गैस बोलते हैं। MCQ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वहां पर मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि बहुत ही पॉइजनस गैस आपके पास होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक डार्क कलर के एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको फिल करके हम लोग रखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ, यहाँ पर इसकी फॉर्म चेंज कर दी। यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल के अंदर, कंप्लीटली फिल्ड बोतल के अंदर क्यों रखा जाता है। तो यहाँ रीजन देना था बेटा, क्योंकि आप बताओगे, क्योंकि आपके पास क्लोरोफॉर्म है, वो रिएक्ट करके फोस्जीन गैस बनाता है, जो कि आपके पास क्या है, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। तो आप यहाँ पर लिखोगे टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ
फोस्जीन गैस मतलब COCl2 आपके पास, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसने बोला है एल्काइल हैलाइड आर द लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो एल्काइल हैलाइड, सॉरी अराइल हैलाइड बोला है। अब देखो बच्चा ये आपके पास अराइल हैलाइड है, इसी को अराइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, इसने बोला है कि ये कम रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। ऐसा क्यों होता है, ये रीजन आपको यहाँ पर बताना था। अब देखो ध्यान से देखो बच्चा, अब एक्स के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, अब ये लोन पेयर है वो इस बेंजीन रिंग के साथ क्या बनाता है, रेजोनेंस के अंदर जाता है। अब देखो जब रेजोनेंस यहाँ पर जाएगा तो हम सबको पता है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एज अ डबल बॉन्ड आपके पास करेंगे। मतलब कार्बन और एक्स के बीच में क्या बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली कार्बन के ऊपर आती है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आएगी बच्चा, या फिर आप ये कहो अगर यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन आपके पास बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये कम रिएक्टिव हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ में। क्लियर है आपके पास। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो ये सब, ये वाले क्वेश्चन इजी हैं, ये वाला, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लोग 11th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो देखो 27 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। इसने बोला है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स द 20 मिनट्स फॉर द 50% कंप्लीशन। 50% का मतलब है टी हाफ आपको दिया है आपके पास 0.693 अपॉन में के। ठीक है, इसने बोला है टी हाफ बच्चा कितना है, 20 मिनट है। मतलब यहां से के आपको पता चल जाएगा 0.693 अपॉन में 20 है आपका, पर मिनट आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, आगे कहता है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब देखो 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, इसके लिए सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ। रिएक्शन आपके पास क्या कहती है, T इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ ए नोट अपॉन में AT आपके पास है कंसंट्रेशन 0 टाइम पर और T टाइम पर। ठीक है, अब देखो 90% कंप्लीशन हो गया, तो इनिशियल अगर मेरे पास मान लिया 100 है बच्चा, तो ये क्या होता है 80। 80 का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। अब 90% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना, 10 ही तो बचेगा ना। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ 100 अपॉन 10, मतलब 0 से 0 गई, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब टी की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन में के। ये आपके पास निकल कर आता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या था, लास्ट वाली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, इस स्टेटमेंट से ये आंसर आपके पास निकल कर आता है। अब आपको टाइम चाहिए बच्चा, अब टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर के की वैल्यू चाहिए। अब के की वैल्यू डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दी, लेकिन इस के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पहली स्टेटमेंट आपको दे दी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 50% कंप्लीट होने पे 20 मिनट लेती है। अब देखो इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, के की वैल्यू तो है ना, कितनी आ रही है 0.693 अपॉन 20 आ रही है। तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के अंदर रख देंगे। जैसे ही सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो टी क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में 0.693 इंटू में 20। तो जब आप टाइम को यहाँ पर सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 66.46 मिनट, आपके पास आंसर आ जाएगा 90% का। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 28th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको फटाफट से रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। देखो बच्चा 28th क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ठीक है, LNR और टाइम के बीच में दिया है। अब इसने सबसे पहले पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और रेट ला क्या है, दोनों आपको बताना है। अब देखो आप डायग्राम को ध्यान से देखो, कैसा है, ऐसे उल्टा स्ट्रेट लाइन आपके पास है, रिवर्स में आपके पास नेगेटिव साइड में एल एन आर और टी के बीच में है। अब देखो एल एन आर का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस के टी प्लस में एल एन आर नोट होता था बच्चा, ये आपके पास फॉर्मूला था। अब देखो फॉर्मूले के अंदर किस किस के बीच में, एल एन आर मतलब ये आपके पास लेफ्ट साइड है, ये क्या है आपके पास वाई एक्सिस पर है, इसको वाई मान लो। अब टी आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स हो गया। तो इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, जब आप बात करते हो
एक सेकेंड, हाँ। जब आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हो बच्चा, क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c होता है। ये कब होता है, जब आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मतलब c की वैल्यू 0 अगर आपके पास हो जाती है तो y की वैल्यू इतनी आ जाती है, और यहाँ पे कैसा आता है, इस तरह का आपको स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर आपके पास m का मतलब है स्लोप। स्लोप कितना आ रहा है, माइनस ऑफ k आ रहा है। ध्यान से देखो, आपके पास नेगेटिव स्लोप है, कितना आ रहा है, माइनस के आ रहा है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उल्टा आपके पास दिया गया है ना, तो m की वैल्यू कितनी है, माइनस के ही आपके पास आएगी। तो बेसिकली स्लोप कितना हो गया, माइनस के हो गया। अब देखो c का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट आपके पास। अब इंटरसेप्ट क्या बनेगा, एल एन आर नोट बनेगा। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट जो आपके पास हो जाएगा, आपके पास वो है एल एन आर नोट आपके पास है। तो ये स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया। लेकिन अभी हमें क्या बताना है, अगर ये मेरे पास रिएक्शन थी बच्चा, तो ये किसके लिए, रिएक्शन का फॉर्मूला किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है, फर्स्ट है। अगर ऑर्डर फर्स्ट है तो रेटला क्या कहता है कि रेट आपके पास के इंटू में आर की कंसेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट आर दे रखा है बच्चा आपको, तो इसकी पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि ऑर्डर कितना आया है 1, तो यही आपके पास रेट हो जाएगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर इंटरसेप्ट और स्लोप पूछा था, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा।